नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। इन दोनों ने हाथ भी मिलाया और आप देख सकते हैं राजभवन में ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आपको बता सकते हैं। विनोद अग्निहोत्री, सलाहकार संपादक अमर उजाला, और नवीन उपाध्याय, कार्यकारी संपादक द पायनियर, हमारे साथ हैं। विनोद जी, तो जो ये तस्वीरें अब आप सब देख रहे हैं, एक बार फिर से चाचा भतीजा साथ आए हैं। और कल तेजस्वी ने साफ कर दिया था एक परिवार है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन फिर साथ आए। किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों को, आगे के कार्यकाल को, क्या आंकलन? देखिए, सन 2000 से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पद की उनकी यात्रा शुरू हुई थी और तब से वो बिहार की राजनीति में एक ऐसा केंद्र है कि कितने भी रंग बदले बिहार की राजनीति में, लेकिन उसके केंद्र में नीतीश कुमार ही रहते आए हैं। वो चाहे बीजेपी के समर्थन से हो, चाहे गैर भाजपा गठबंधन के समर्थन से हो, आरजेडी और कांग्रेस समर्थन से। दरअसल नीतीश कुमार का जो है सुविधा का गठबंधन तो बीजेपी के साथ था, लेकिन जो वैचारिक गठबंधन है वो स्वाभाविक जो है वो आरजेडी के साथ है। तो जब उनको जहां भी उनको कंफर्टेबल गठबंधन जिसको आप कह सकते हैं, वो तो बीजेपी के साथ इसलिए रहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनको अगर लड़ना था तो उनको एक मजबूत पार्टी चाहिए थी और बीजेपी ने वो मंच उनको दिया। उनके जरिए बीजेपी ने ईबीसी और गैर यादव पिछड़ों में सेंध मारने की कोशिश की और नीतीश कुमार ने बीजेपी के जरिए पूरे बिहार में अपना नेतृत्व स्थापित किया। ये दोनों के बीच में एक रहा। और जो पुरानी बीजेपी थी, अखिलेश यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत ढंग से कवर किया है, अटल जी और अडवाणी जी वाली, उसमें नीतीश कुमार का ट्रस्ट जो बहुत था। उसमें अटल जी से सीधे बात कर सकते थे, अडवाणी जी से कर सकते थे, अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थी, राजनाथ सिंह। जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन उस पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, अब सोच लीजिए, जो वापिस फिर वहीं चले गए। आज जहां पर जब था, तो आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, आज जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया। ये सब तो सब समय पर चलेगा। बीजेपी कह रही है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। मुझे लगता है निधि, एक बार फिर से हमें वो सुनना चाहिए जो बात उन्होंने आखिर में कही है। 2014 की बात कर रहे थे या 2024 की बात कर रहे थे, लेकिन वो अगर 2024 की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। वो कह रहे हैं कि 2024 के बाद हम नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था 2020 में भी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए। तो अगर वो रिलक्टेंट थे तो एक बार फिर से उन्होंने पाला क्यों बदला है और 2024 को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी, ये जो आखिर में उन्होंने बोला, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे दर्शकों को सुनवाने वो के लिए। 14 मेरे ख्याल से स्लिप ऑफ टंग हुआ है, हो सकता है, लेकिन अगर वो 24 की बात कर रहे हैं तो फिर कहानी कुछ और हो जाती है। जो बात चल रही है मीडिया में, विनोद जी, जो बात लगातार मीडिया में चल रही है कि क्या नीतीश कुमार केंद्र में आएंगे, क्या साझा विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, ये सारी बातें तो अभी लगातार चल ही रही हैं। इन पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है नटकलों पर। हुआ है वो 2024 ही कहना चाहते थे और ये एक तरह से उन्होंने पुष्टि कर दी है। जो बातें हम लोग लगातार कल से कह रहे हैं, मीडिया में चल रही है, विश्लेषण कर रहे हैं कि 2024 में वो बिहार की बजाय केंद्र की राजनीति करेंगे, तो एक तरह से उन सारी चर्चाओं की उन्होंने पुष्टि कर दी है अपने इस बयान के जरिए, क्योंकि 2014 का कोई प्रसंग ही नहीं है। प्रसंग ही नहीं है।
हाँ, और जो दूसरी प्रसंग बात तो ये कि 24 का है। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो तो 2025 तक है। बिहार की भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। सुन रहे हैं भाई, क्या कहेंगे? आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप सुन रहे हैं। हाँ, सरकार में आए हैं काम करने के लिए, नौजवानों के लिए। चलिए हाँ, लाइट हो गया ना? चलिए बढ़िया बढ़िया। और अब ये देखिए सीधी गाड़ी आ गया, मैडम जा रही है। चलिए तो वही विनोद जी से बात कर रहे थे, वही पूछ रहे थे। नवीन भी हमारे साथ है, नवीन उपाध्याय। नवीन जी, वाकई में परिवार की तो प्रतिक्रिया आती रहेगी और खुश भी हैं परिवार वाले। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो नीतीश कुमार ने अंत में बोला है, जो वाक्य है हम लोग पत्रकार लोग पकड़ लेते हैं कि 2024, उनके माने यही थे कि 2024 में शायद वो नहीं रहेंगे बिहार की राजनीति में सक्रिय। इसके तो बड़े मायने हो सकते हैं। देखिए, जो ऑलरेडी जो हम लोग को जानकारी, जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो यही है कि 2024 में नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे और तेजस्वी टेक ओवर कर लेंगे और नीतीश कुमार हो सकता है नालंदा से वो लोकसभा का इलेक्शन लड़े। तो ये ऑलरेडी लास्ट एक सप्ताह में जो जेडीयू के अंदर से और आरजेडी के अंदर से जो खबर सनसन के आ रही थी उसका एक पार्ट है। और उसमें मेरा मानना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सोनिया गांधी से टच में रहे हैं और जिस तरीके से कल अपोजिशन के काफी लीडरों की प्रतिक्रिया आई है नीतीश कुमार के एक्सेप्टेंस को लेकर एज ए पीएम कैंडिडेट, तो उसमें काफी जान है। देखिए, 3-4 चीज है। अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार एक ऐसा लीडर है, वो भले वो नरेंद्र मोदी को कितना टक्कर देते हैं वो क्वेश्चनेबल रहेगा, लेकिन इफ यू लुक एट फैक्ट, नीतीश कुमार, देयर इज नो करप्शन चार्ज। नीतीश कुमार पर ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ जो नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस पर हल करते हैं वो नहीं लगता है। नीतीश कुमार एक्सपीरियंस के मामले में काफी अनुभवी हैं। जितने अपोजिशन के लीडर हैं आज, उनसे अनुभवी में एज और एक्सपीरियंस दोनों में। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एज ए ओबीसी लीडर वो बीजेपी का जो पेनिट्रेशन हुआ है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के कारण कि वो ओबीसी के एक लीडर है, नीतीश कुमार उसको भी काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुर्मी की संख्या जो है वो हर स्टेट में काफी है। उत्तर प्रदेश में देखिएगा कुर्मी की संख्या 7.1% है और अभी जो उत्तर प्रदेश का ये वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी, आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में 14 नहीं कह रहे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे तो होगा, करेंगे। क्या चीज कह रहे हैं, लेकिन 14-24 बार बार कह रहे हैं। नहीं, फिर भी उन्होंने अभी भी एक इंटरेस्टिंग बात कही। एक और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर हाँ। सब मिलकर 2024, तो अब तो ये क्लियर हो गया है वाक्य। और किसी ने शायद कन्वीनर की बात कही तो उन्होंने बोला ये भी साफ नहीं है। विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन विनोद जी एक इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के भी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है, अगले महीने ही शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, और ऐसे में नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ जाना, 2024 की बात करना, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो 14 और 24 की जो बात कर रहे हैं नीतीश जी, मुझे लगता है जहां तक मैं पकड़ पा रहा हूं, माफी चाहते हैं, आपको रोकना पड़ रहा है। उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया अब। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है?
क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या क्या अंतर है? बात करते हैं आप साहब? आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना माने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। तो अब जो निधि दोबारा हमने सुना है, तो अब समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा कि किस चीज के उम्मीदवार होंगे हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो 2024 में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हमें नहीं पता। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो जो तीसरी बार चुनाव लड़ने जाएंगे 2024 में, वो फिर से पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर एक सवालिया निशान नीतीश कुमार ने लगा दिया। विनोद जी। हाँ, मैं एक्चुअली जो नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया, मैं वही बात कर रहा था कि मैंने यही समझा था कि उनका ये कहना था जो 14 में आए हैं वो 24 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ। वो एक सवालिया निशान लगाया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनकी बाइट से स्पष्ट हो गए। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ, जो वो बात भी नीतीश जी ने कही, जब अटल जी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, तो जो मैं कह रहा था अपने पहले उसमें कि उस वक्त जो कंफर्ट लेवल था नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ, वो दोबारा जब बीजेपी के साथ हो गए वो नहीं रहा कभी भी। क्योंकि उस समय जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उनके आंकड़े कभी अच्छे नहीं रहे, अमित शाह जी के साथ भी उनके आंकड़े अच्छे नहीं रहे, और बिहार के जो नेता हैं जो इस मामले को हैंडल करते थे, सुशील कुमार मोदी, जो नीतीश कुमार के अच्छे मित्र माने जाते हैं, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया चुनाव के बाद। और अब कौन लोग हैंडल कर रहे थे? रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, ये सारे लोग जो है, या राधा मोहन सिंह, ये सारे लोग बीजेपी के अंदर नीतीश विरोधी माने जाते रहे हैं। तो ये सब नीतीश कुमार के लिए बहुत ही असहज रहा है, और इसीलिए नीतीश कुमार की वो केमिस्ट्री बीजेपी से नहीं बन पाई जो 2013 से पहले वाली बीजेपी के साथ बनी हुई थी। तो ये मैं अपने पहले उसमें कह रहा था। मुझे लगता है अब शायद नीतीश कुमार का वापस बीजेपी की तरफ जाना मुश्किल है, क्योंकि अब जिस बीजेपी के साथ उनका मुकाबला है ये अटल जी और अडवाणी जी की बीजेपी नहीं है। खैर ये बात तो विनोद जी मेरे ख्याल से नहीं कहनी चाहिए कि जहां मुश्किल है, क्योंकि क्या होगा कोई नहीं कह सकता, कब किसके साथ कहां चला जाए। ये कम से कम जो नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है इसको देख करके तो हम नहीं कह सकते। मैं असंभव नहीं कह रहा हूं, मैं मुश्किल कह रहा हूं। मैं शब्द को चयन में बड़ी सावधानी से करता हूं, असंभव नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं मुश्किल कह रहा हूं जो परिस्थितियां है उसके हिसाब से। बिल्कुल। और 2024 का चुनाव जो है अपने आप में, और जिस तरह से अभी नीतीश कह भी रहे थे, मैं पढ़ रही थी, मनीष भेज रहे हैं कि 25 बिहार के लिए उन्होंने कहा है 2025 ज्यादा अहम रहेगा। बहरहाल नवीन, तेजस्वी की भूमिका को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो तेजस्वी यादव दोबारा उप मुख्यमंत्री बने हैं, पिछली बारी दोनों चाचा भतीजा में खटास भ्रष्टाचार को लेकर आई थी, नीतीश कुमार ने कहा था जवाब नहीं दे पा रहे और उन्होंने साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल जो राजभवन से आके जिस तरह से अपनी बातें रखी और सीधे उन्होंने आक्रमण किया बीजेपी पर, बीजेपी की नीति पर, वो अपने आप को एक बहुत ही मजबूत दावेदार, सबसे शीर्ष पद का बिहार में एक तरह से बता रहे हैं। देखिए, अगर आप पिछले 25 साल 30 साल के बिहार की राजनीति पर गौर कीजिएगा तो पहले जो 15 साल थे लालू प्रसाद जब आए थे, तो उस समय मंडल कमीशन के द्वारा जो एक कास्ट का जातिगत उन्माद था, उसके दौरान लोग हर चीज भूलने के लिए तैयार थे। डेवलपमेंट हो या नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं था, लोग लालू प्रसाद को वोट दे रहे थे। आज के दिन में बिहार बदल गया है, और तेजस्वी यादव को ये वास्तविकता ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर वो उस तरीके से बिहार चला तो बहुत कम समय लगेगा उनकी ये जो गवर्नमेंट है उसको डिस्क्रेडिट होने में। तो मेरा मानना है कि पिछले कई 2-3 सालों में तेजस्वी यादव नेचुरली बहुत मैच्योर हुए हैं। उनके बातचीत देखिएगा, जो
अगर असेंबली में भी देखिएगा तो बहुत काफी मैच्योर तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और जिस तरह का पोल कंपेनिंग उन्होंने लास्ट असेंबली इलेक्शन में किया था, जिस तरह का मोबिलाइजेशन किया था, जिस तरह का लीडरशिप दिया था, वो रिमार्केबल था। तो मेरा मानना है कि जो लोग भी ये कयास लगा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार और जो ये आरजेडी की सरकार है वो फर्स्ट डे ही से बिहार में एक एनआरसी हो जाएगा और केओस हो जाएगा, उसकी संभावना हमको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी स्टेक है दोनों के लिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों के लिए, और तेजस्वी के लिए अधिक है क्योंकि नीतीश कुमार तो अब सनसेट ऑफ हिज करियर है और वो अगर राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो इस तरह का बीजेपी का एक ही मेन फ्लैग है कि लालू प्रसाद और उनकी फैमिली जंगल राज को रिप्रेजेंट करती है। उसको तेजस्वी यादव को उस अटैक को ब्लंट करना पड़ेगा और इसके लिए मेरा मानना है कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे इस बार। तो आप देखिए कि एक डिफरेंट तेजस्वी हमको मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में इस इनिंग में दिखाई दे। नवीन जी, हमने देखा भी था कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तेजस्वी ने यह प्रयास भी किया था, ये सारी बातें कहने के लिए कोशिश भी की थी कि जो दागदार हैं उन्हें टिकट ना दिया जाए। हालांकि सबके बारे में ये दावा नहीं हो सकता, और साथ ही परिवारवाद पर भी काबू पाने की कोशिश एक तरह से करते हुए नजर आए थे। 2020 का जो चुनाव प्रचार था, मुद्दों की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, और ऐसा लगा था कि एक उनका इवॉल्व हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को लेकर के जो बात की जाती है कि उनका वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। सुशील मोदी ने अब से कुछ देर पहले अति पिछड़ों का मुद्दा उठाया, कहा कि अति पिछड़ों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए का साथ दिया था, 30% है। और जिस तरह से रेणु देवी जो अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, महिला हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था, बीजेपी इसको भी एक मुद्दा बनाना जा रही है कि कैसे नीतीश ने एक अति पिछड़ी महिला को उप मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया। तो आपको लगता है कि यह मुद्दा भी काम करेगा, नीतीश को नुकसान पहुंचा सकता है? पहला क्वेश्चन जो आपका था नीतीश कुमार के डिमिनिशिंग वोट बैंक, मेरा मानना है कि ये जो बिहार में उनकी पार्टी 3rd नंबर पर पहुंच गई, उसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स थे। 36 सीट्स ऐसे हैं, एनालिसिस करके देखिएगा तो जिसमें केवल चिराग पासवान के जो कैंडिडेट खड़े किए गए उसके कारण जो वोट काट दिए गए उसके कारण 36 सीट्स हार गए। और देखिए हम लोग बिहार के इलेक्शन को कवर किए थे, बहुत क्लियर था उसमें कि बीजेपी के वोट जो है कंफ्यूजन में वो चिराग पासवान के वोटर्स की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे, कि एक नैरेटिव बन गया था कि नीतीश कुमार को कमजोर करो ताकि बीजेपी का आदमी चीफ मिनिस्टर बन सके। तो ये जो वोट घट गया और नीतीश कुमार वीक हुए हैं, मेरा मानना है कि उनकी पार्टी का उसमें डायरेक्ट वीकनेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, अदर फैक्टर्स थे जो कि कंट्रीब्यूट किए हैं। नीतीश कुमार की आज भी छवि बिहार में, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर आदमी के अगेंस्ट कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन नीतीश कुमार की छवि आज भी जो बिहार के जितने भी लीडर हैं उनमें काफी अच्छी छवि है। और मेरा मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नीतीश कुमार के उनकी पार्टी का रिवाइवल हो सकता है यहाँ से। दूसरी चीज मेरा मानना है, एक और चीज पर आप गौर कीजिएगा कि सूनर और लेटर में भी आज के दिन में अगर हम ये बात कहेंगे तो लोग इसको हास्यास्पद भी मान सकते हैं, लेकिन सूनर और लेटर आरजेडी और जेडीयू का विलय हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस बात को देखेंगे कि उनके बाद उनकी पार्टी को चलाने वाला कोई है नहीं जो कि फ्लैंक पर पार्टी को चला सके। और ये सोशलिस्ट लोग हैं, ये विलय और तोड़ने की प्रक्रिया में माहिर रहते हैं। बहुत अहम बात बोल रहे हैं नवीन जी, आप बहुत अहम बात बोल रहे हैं। हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ, जो बात नवीन जी कह रहे हैं, कल देवेगौड़ा ने ये प्रपोजल दे भी दिया। उन्होंने कहा कि जनता परिवार को इकट्ठा होने का समय आ गया है। तो इसलिए जो नवीन जी बात कह रहे हैं, इसमें आगे चल के अगर कोई डेवलपमेंट हो भी जाए तो कोई बड़ी बात बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को उत्तराधिकारी बनाया था अपना, फिर वो वापस लिया था। तो ऐसा नहीं है, आपकी बात में कोई व्यंग की बात नहीं है, लेकिन हाँ राजनीतिक विश्लेषण में तमाम कयास चलते हैं। नवीन जी मैं आऊंगी, एक ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है। और विनोद जी मैं आपसे भी पूछूंगी, जो नीतीश कल जो तेजस्वी यादव ने आक्रमण किया वो एक आक्रामक भूमिका में है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि पूरे उत्तर भारत में अगर आप देख लें तो बीजेपी का कोई अलायंस पार्टनर नहीं बचा है। तो जो तेजस्वी की सोच है वो मैं आपसे इस पर समझना चाहूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं। बीजेपी का नहीं है कि यहाँ भी 2025 तक नहीं रहेंगे। अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, उनको जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे।
अखिलेश फिर भी ये जो बाइट है शायद इसके बाद उन्होंने साफ करके दोबारा बोली है, हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। 2024 उन्होंने बोला। हाँ, 2024 उन्होंने बोला था। बहरहाल एक ट्वीट जिसको आपने ट्वीट किया है, क्योंकि अब ब्रेक से पहले नवीन उपाध्याय कह रहे थे और देवेगौड़ा का जो प्रपोजल भी है कि जो तमाम समता पार्टी क्या समाजवादी पार्टी हैं वो सब एक साथ आ जाएं, तो आरजेडी का क्या विलय हो सकता है जेडीयू में, तो ये एक चर्चा का विषय। लेकिन क्या कम सांसदों के साथ कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? तो उस पे आपने एक ट्वीट करा है, जरा बताइए दर्शकों को। नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है निधि, क्योंकि समाजवादी पार्टी और जो जनता दल का परिवार है वो हमेशा कभी एक रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं, मिल भी जाते हैं। इसीलिए कल एचडी देवेगौड़ा ने अपनी ओर से प्रपोजल दिया कि सब पार्टियों को, समाजवादी पार्टी परिवार को, जनता परिवार को एक हो जाना चाहिए। इतिहास में भी ये रहा है कि इस तरह से वो एक रहे हैं। और दिलचस्प बात है कि कम संख्या के बावजूद भी आप देश में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 4 उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे सामने एचडी देवेगौड़ा खुद का है, 46 सांसद थे। हालांकि जो कार्यकाल होता है वो कम होता है, ये 1 साल पूरा नहीं कर पाए, 324 दिन ये प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। इंदर कुमार गुजराल 46 सांसद इनके पास थे जो देवेगौड़ा के बाद बने थे, 332 दिन तक गुजराल साहब रहे, सबसे लंबा इन्हीं का कार्यकाल रहा। चंद्रशेखर 64 सांसद थे जब वीपी सिंह से अलग हुए थे, तब फिर कांग्रेस ने समर्थन दिया था, 223 दिन तक पीएम रहे थे। और चौधरी चरण सिंह 64 सांसद थे, 23 दिन रहे, बाद में 147 दिन बतौर कार्यवाहक पीएम वो रहे। तो कहने का मतलब ये है कि बन तो सकते हैं आप, लेकिन समस्या है कि कांग्रेस के पास क्या इतनी सीटें रहेंगी कि वो समर्थन बाहर से दे सके? क्या लेफ्ट पार्टियां दे सकती, क्या अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां देंगी? क्योंकि जब जब हमने उदाहरण दिए हैं 4, तब कांग्रेस की 100 से ज्यादा सीटें रही हैं। अब मुझे कहा जा रहा है पीसीआर से कि एक बाइट जो एक हम चाह रहे थे नीतीश कुमार की साफ, वो अब सुनते हैं, कोशिश करते हैं क्या उन्होंने इस वाली में कहा है। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। ये बहुत अहम उन्होंने बात बोली कि जो 2014 में आए वो 2024 के बाद तक रह पाएंगे कि नहीं, वो अहम है। तो सीधे चुनौती है ये, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चुनौती है। और जिस तरह की अटकलें पिछले 2 दिन से लग रही हैं कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लिए अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को डंप किया, तो शायद ये एक बड़ा इशारा नीतीश कुमार ने दे दिया है कि खुद के बारे में तो उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है कि वो अपने मुंह से तो कहेंगे नहीं कि मैं पीएम का उम्मीदवार हूं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के बारे में वो कह रहे हैं कि 2014 में जो आए वो 2024 के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो सीधे तौर पर उनका जो निशाना है वो दिल्ली की कुर्सी पर है। और सीधे तौर पर अब ये मान करके चलिए आप कि अगले 2 साल तक वो इसी दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।